आमिर राना साहब 27वीं तरमीम आ रही है या एक डिबेट जनरेट करने के लिए ये बात कर दी गई कि मिलिट्री कोर्ट्स का कयाम होगा। पीटीआई का रद्दअमल भी आया, सबका रद्दअमल आया, लेकिन कुछ मुसद्दका खबर नहीं मिल रही। टाइम कम होगा लेकिन पहले गंडापुर एक फिक्रा वो जो बच्चों के जनाने के कह रहे हैं, पहले डीआई खान में जाएं और वहां अमन रिस्टोर करें। उस शहर के बासी हैं वो, उन्हें कहें कि पुलिस वालों समेत आम आदमी के लिए रास्ता खोलें, क्योंकि ये कोई चीफ मिनिस्ट्री नहीं है कि आप इस्लामाबाद बंद कर देंगे और आपसे अपना जिला खुलता नहीं है। वहाँ तालिबान कैसे घूम फिर रहे हैं भाई, किसकी इजाज़त से फिर रहे हैं? क्या आप उनके साथ हैं? आप इस्लामाबाद में भी वही रूल लाना चाहते हैं? अब आप आ जाएं 27वीं तरमीम। 27वीं तरमीम का फैसला हो चुका है। जिस दिन 26वीं बन रही थी बिल्कुल तय था, जिन्होंने 26वीं का फैसला किया था उन्होंने 27वीं का किया। लेकिन जिस दिन जुडिशल कमीशन का पहला इजलास होगा उस दिन तय हो जाएगा कि 27वीं किस दिन आ रही है। आपको मूड बता देगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मूड अभी तक पता नहीं चला। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फुल कोर्ट मीटिंग उन्होंने बुला ली, उसमें कोई डिस्कशन उन्होंने शामिल कर लिया, कोई डिस्कशन नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। ना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पे हुई जो मंसूर अली शाह साहब का इतराज था। परेशान किया हुकूमत को जो उनका इकदाम था इब्तदाई आते। मेरा ख्याल ये है कि जस्टिस आफरीदी जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनकी तारीफ ही यही है कि वो आइन और कानून पे चल रहे हैं। उन्होंने आइन की 26वीं तरमीम के तहत ही हलफ लिया है, उसके तहत ही वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं। अब जुडिशल कमीशन की तश्कील आइंदा के लिए उनकी तरजीहात भी बता देगी, गवर्नमेंट की भी बता देगी, और उसी से फैसला होगा कि 27वीं तरमीम आनी है, कितनी शिकें उसके अंदर मजीद होंगी। ठीक है, सही है। वो कितनी हैवी वेट होगी। लेकिन उनकी एक और ज़ेर-ए-इल्तवा केस के हवाले से जो फुल कोर्ट मीटिंग थी उसके अंदर बात हुई थी। शहजाद साहब, सियासी मौलाना साहब की जो हिकमत अमली है उस पर आप कमेंट कर दें। जो उन्होंने बयान दिया कि अगर 11 लोग जो हुकूमत की तरफ से कर लिए गए थे तो उसके बाद उन्होंने वैसे ही पास करा लेनी थी तरामीम, तो आपको इसके अंदर तजाद नजर आता है? मौलाना साहब का जो मौक़िफ़ है, अगर ऐसा था और उनको ये सारी चीज़ें मालूम थी तो फिर तो उनको एक बहुत बड़ा अपोजिशन का इत्तेहाद बना के प्रोटेस्ट स्टेज करना चाहिए था कि ये अंदाज दुरुस्त नहीं है। अच्छा, मैं एक कमेंट जरा इस पे करना चाहूंगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की जो आपने बात की, जस्टिस याया आफरीदी ने आके इस पे जो फैसला किया है, मेरे ख्याल से ये एक जवाब है न सिर्फ हुकूमत को बल्कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को भी, क्योंकि हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए इस कानून को चेंज किया और फौरी तौर पर उस पर जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल करके 63 है और बाज दूसरे केसेस की बेंचेस बना लिए गए थे। तो ये एक अच्छा फैसला था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस ऑर्डिनेंस के सामने रखते हुए अपनी मर्जी का जो तीसरा जज रखा वो थर्ड सीनियर मोस्ट था। एक प्रिंसिपल फैसला उन्होंने किया, तो ये दोनों का जवाब था। हुकूमत को ज्यादा परेशानी इस वक्त इसलिए नहीं होगी क्योंकि जो इंदिया दिया जा रहा है या जो इशारे मिल रहे हैं हुकूमत की तरफ से, वो शायद ये कि इन टॉप 3 जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनको प्रिजाइडिंग जज यानी कि आईनी बेंच पे नहीं लाया जाएगा, तो आईनी बेंच सरबराह नहीं होंगे। राणा सनाउल्लाह साहब ने मेरे प्रोग्राम पे एटलीस्ट ये कहा था कि उनकी जाती राय में जस्टिस अमीनुद्दीन से शुरू करना चाहिए जो आईनी बेंचेस का हिस्सा है। तो क्योंकि अब ये 184(3) हो, सियासी आईनी फैसले अगर आईनी बेंचेस से सुनने हैं और उसमें हुकूमत नहीं डालती चीफ जस्टिस काजी याया आफरीदी को, तो फिर हुकूमत को इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पे जिस तरह से भी अमल दरामद हो। जहां तक फजल रहमान साहब की बात है, ये बड़ी मेरे ख्याल से या तो वो भी बड़े फंसे हुए थे कि एक तरफ रियासत हुकूमत का प्रेशर के इसमें वोट करना है, दूसरी तरफ फिर ये कि वो अपोजिशन के साथ कैसे चले, तो शायद उसी में उन्होंने फैसला किया। क्योंकि अगर वो ये कह रहे हैं कि हम नहीं करवाते फिर भी कर लेते, तो कम से कम आप असूल पे तो खड़े रहते। क्योंकि आईनी तरमीम अगर अभी पास हो गई और आपकी वोट से पास हुई है तो फिर आपका वोटर तो आपसे पूछेगा कि आप क्या जबरदस्ती क्या आप करना नहीं चाहते थे, आपने असूलों पे कॉम्प्रोमाइज किया है और सिर्फ इस डर से कि यार अगर हम नहीं जाएंगे तो शायद हमें कुछ मिले ना। अब मुझे नहीं पता किस किस्म के उनसे वादे हुए, क्या हुआ है, लेकिन ये तो वजह रीजनेबल नहीं लगती कि हम नहीं होते तो वैसे भी हो जाती पास। अतर साहब, एक क्विक कमेंट आप भी। ये मौलाना साहब की एक दोहरी पॉलिसी है या आंख बंद करके यकीन कर लिया जाए मौलाना साहब की इस बात पे कि अगर हम ना सपोर्ट करते, इन्होंने वैसे ही 11 बंदे एक्स्ट्रा, और हुकूमत ये दावा भी कर रही थी कि नंबर जरूरत से ज्यादा हैं। जो कुछ भी हुआ उसमें की मंशा तो शामिल थी, ठीक है, वो चाहते तो वो वोट ना देते। और ये एक बड़ी जिम्मेदार हुकूमती शख्सियत से मैंने पूछा कि क्या पीपल्स पार्टी और मौलाना ने आपसे गारंटी मांगी थी कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे? उन्होंने कहा कि किसी मौके के ऊपर इन्होंने हमसे ये गारंटी नहीं मांगी। और दूसरा, अगर 3 के नाम आना था तो सबको पता था कि मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना है, तो हुकूमत वाले बिल्कुल वाजे हैं इसके ऊपर कि मौलाना बिल्कुल ओके थे, पीपल्स पार्टी ओके थी कि मंसूर अली
शाह साहब को नहीं बनाना और किसी और को बनाना। और अब जो मौलाना साहब कह रहे हैं 27वीं तरमीम किसी सूरत हम नहीं आने देंगे, वो 20वीं तरमीम उन्होंने रोकी है उतनी वो 27वीं भी रोक देंगे। अब जाते जाते आमिर साहब वैसे वक्त खत्म है, लेकिन मैं सवाल फिर भी करूंगी आपसे। 27वीं तरमीम का महवर आपको, एक तो आप कह रहे हैं हमें इस इजलास को भी देखना होगा जुडिशल कमीशन के, लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से आप समझते हैं कि तवज्जो ये था मौलाना साहब का दावा कि 26वीं तरमीम से निकलवा दिया था ये नुकता? मौलाना साहब बातें सच कही हैं, उनको पता था कि उनके 2 सेनेटर जा चुके हैं, एक ने अब फौजी अदालत के हक में नूर आलम ने MNA ने बयान दे दिया, उनको पता था कि उनके लोग जा चुके हैं। वो कौन सा उनके नजरियाती रुकन थे, वो तो फैसले लेके आए हैं तो वो जैसे चले जाएंगे ना। ये यूं ही बात है, मौलाना ने गलत बयानी नहीं की। हाँ, उनके तर्जुमान ने जरूर एक सनसनी पैदा की खड़े होके कि जनाब हमें तो ये कहा गया था, किसी ने नहीं कहा। ये बिल्कुल सही बात है अथर भी जो कह रहे हैं, भाई 3 के नाम क्यों डाले थे? वो दिनों में हमें बिलावल भुट्टो साहब मिलिट्री कोर्ट्स के लिए कैंपेन और लॉबिंग करते हुए नजर आएंगे? के लोग तो कर रहे हैं। बिलावल जब सेरा लगेगा, सेरा सजेगा, आप बस इसका इंतजार करें सुप्रीम जुडिशल कमीशन की मीटिंग।